नमस्कार। मैं कीर्ति कुमार शर्मा, सर्कल सेक्रेटरी भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन हरियाणा। मैं आप सब अधिकारियों के समक्ष बीबीओए भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन का निर्माण से लेकर आज तक कुछ विस्तृत चर्चा आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, और उसके बाद निर्णय आपका है। सबसे पहले बीबीओ का निर्माण फॉर्मेशन 2015 में हुआ। 2015 से लेकर आज तक का हम रिपोर्ट कार्ड आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। क्यों प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि हम एग्जिस्टेंस में नहीं थे, हम मेजॉरिटी में सपोर्टिंग में नहीं थे, फिर भी हमने कितने आप लोगों के हितों के कार्यों को किया। अगर हम मेजॉरिटी और सपोर्टिंग एसोसिएशन अगर होती तो फिर हम क्या करते, ये आप लोगों को गौर करने की बात है। हम 2015 में आए और 2016 में मुझे हरियाणा का कार्यभार दिया गया एज ए सर्कल सेक्रेटरी, और 2016 से लेकर हमने इस तरीके से कार्य किया। पूरा हरियाणा इसका गवाह है, पूरा हिंदुस्तान इसका गवाह है कि बीएसएनएल के जितने भी कर्मचारी दुखी परेशान हरियाणा में थे, फंसे हुए थे, उन लोगों को अपने अपने जगह तक पहुंचाने का कार्य भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन ने किया, वो भी सर्कल के प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से। जब 2016 में हमने कार्यभार संभाला तो हमने ये काम किया। हरियाणा में सभी अधिकारियों को हमने बड़ा सपोर्ट किया। अधिकारी वर्ग बता सकते हैं आप। हमारा एजेंडा था, हमारे एजेंडे के 4 पॉइंट थे जब हमने स्टार्ट में किया। आप सभी लोगों को, जब मैं हरियाणा में घूमा हूं तो आप सभी जो अधिकारी आज भी कार्यरत हैं वो इन बातों को समझ सकते हैं। मेरा 4 एजेंडा का पॉइंट, मेन महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे 4 थे। नंबर 1 पॉइंट था हमारा सुपरन्यूएशन बेनिफिट। दूसरा पॉइंट हमारा था 22,820 यानी E2। तीसरा पॉइंट हमारा था 60-40 क्लॉज फॉर डॉट एम्प्लॉइज, और चौथा पॉइंट था पेंशन कंट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल बेसिक पे। ये 4 हमारे एजेंडे के पॉइंट थे, और इन 4 एजेंडे के पॉइंट के ऊपर जब हमने पूरे हिंदुस्तान में हम चले तो इन एसोसिएशन ने देखा कि वाकई भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर्स एसोसिएशन करवा सकती है और कराने में सक्षम है। तो क्यों ना हम इनके एजेंडे के पॉइंट को अपने एजेंडे में रख करके और लोगों को भ्रमित करेंगे। ये देखो हमने करवा दी। अगर करवाना होता तो 2000 में बीएसएनएल बना और 2016 तक आपने क्या किया, इनका अगर रिपोर्ट कार्ड पूछे तो आप लोगों के समक्ष ये बताने लायक नहीं है, आप लोगों के सामने खड़े होने लायक नहीं है। ये सबसे पहले हम आए तो हमने देखा, हमने एक कमेटी बनाई। हमारा काम करने का तरीका अलग है। हमने कमेटी बनाई और जो लोग सुपरन्यूएशन बेनिफिट के अंदर फाल करते हैं उन लोगों की एक कमेटी बनाई और प्रशासन के सामने उन लोगों की एक मीटिंग अरेंज की। और मीटिंग अरेंज करने के बाद ये निर्णय हुआ, प्रशासन ने ये निर्णय दिया कि हाँ सुपरन्यूएशन बेनिफिट तो मिलना चाहिए। लेकिन मिलना चाहिए तो कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले हमने पॉइंट रखा कि प्रशासन को कहा कि आप ट्रस्ट का फॉर्मेशन करो, सुपरन्यूएशन बेनिफिट ट्रस्ट का फॉर्मेशन करो। उसके बाद ट्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ। ये किसके समय में हुआ, किसके एजेंडे से हुआ, ये आप खुद समझ सकते हैं। अगर इन लोग ये कहते हैं कि हमने, ये क्लेम करें कि हमने किया, तो मुझे ये बताइए, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर आप करवाने वाले थे तो 2000 से लेकर 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 2017 तक, 2016 तक, 2017 तक आप लोगों ने ट्रस्ट का फॉर्मेशन तक नहीं करवा पाई, और बीबीओ के आने के बाद तुरंत ट्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ। ये सब लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, जब 22,820 की बात आई, हमारा एजेंडा हमारा चला, हमने इसमें भी कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद मैनेजमेंट के सामने रखा। सामने रखने के बाद हमने साक्ष्य प्रस्तुत किए। मैनेजमेंट कमेटी तैयार हो गई कि हाँ
इसको E2 मिलना चाहिए। तो इन लोगों ने सोचा कि अब ये बीबीओ का एजेंडा है, अगर कहीं ये E2 मिल गया तो इन लोगों को बेनिफिट हो जाएगा और ये लोग ये कहलाएंगे कि बीबीओ ने काम किया है। ये लोग राजनीति करते हैं आप लोगों के साथ, हम सहयोग और सहायता करते हैं आप लोगों की। ये राजनीति करते हैं और हम सहयोग और सहायता करते हैं आप लोगों की। कमेटी बनी, कमेटी पे सहमति हुई कि हाँ ये आपको मिलना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, एक मुद्दा रखा कैस्केडिंग का मुद्दा रखा, वो मुद्दा भी ढीला हुआ। इन्होंने बैकडोर से एक बीच में स्केल को अडॉप्ट करवा दिया, पास करवा दिया 18,850, 16,400 की बजाय 18,850, जिसमें हमारे जो नए जेओजेटियोस थे उन लोगों की रिकवरी बन रही थी। तो जब प्रशासन को, देखो सत्ता में तो ये लोग थे, जब प्रशासन पे पूरा इन लोगों ने दबाव डाला कि ये अगर हो गया तो हमारे लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी, हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, हमारी एसोसिएशन खत्म हो जाएगी, तो इन लोगों ने बैकडोर से 18,850 का स्केल करवाया। और उस स्केल को सबसे पहले अपोज करने वाला मैं सर्कल में पोस्टेड था, मैंने डीओटी के समक्ष एक मेमोरेंडम जारी किया कि ये गलत आप कर रहे हो। जब इनका प्रेशर होने के बाद ये सही नहीं हुआ तो लास्ट में भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के पास कोई चारा नहीं था और हमने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इस 18,850 के अगेंस्ट में स्टे लिया और 22,820 यानी E2 को देने का कोर्ट केस किया। अब कोर्ट केस करने के अब इसी कोर्ट केस को एक अन्य एसोसिएशन ने भी किया है और इसी कोर्ट केस को बीबीओ ने किया है। अब फर्क देखिए, जो अन्य एसोसिएशन ने कोर्ट केस किया, इसके स्केल को माननीय कोर्ट ने खारिज कर दिया और हमने जो कोर्ट किया कि ये स्केल मिलना चाहिए, यही स्केल मिलना चाहिए। जब एमटीएनएल के अंदर 10,950 का स्केल है, बीएसएनएल में 9850 का स्केल है, 16,400 का स्केल दिया गया, 19,020 का स्केल दिया गया। आप माननीय कोर्ट को हमने ये अवगत कराया, तो ये स्केल आपने 18,850 का किस तरीके से दिया, तो माननीय कोर्ट ने डीओटी के ऊपर 3,000 रुपए का जुर्माना लगाया। तथ्य और साक्ष्य प्रमाण कोर्ट के सामने हमने प्रस्तुत किया और आज भी डीओटी इसका जवाब देने में सक्षम नहीं है। तो ये लड़ाई हमारी जारी है और ये आप लोगों को मिलेगा। तीसरा हमारा बिंदु था 60 और 40 क्लॉज। 60 और 40 क्लॉज में उसमें प्रावधान ये था कि जो भी डीओटी का एम्प्लॉइज रिटायर होगा और बीएसएनएल किसी भी प्रकार की सेवा कर या किसी प्रकार के टैक्स को देने में नाकामयाब रहता है, तो बीएसएनएल में जो डीओटी के एम्प्लॉइज हैं उनको पेंशन के रूप में 60% योगदान भारत सरकार की तरफ से होगा। लेकिन हमारी एसोसिएशन ने प्रयास किया, डीओटी के ऊपर प्रेशर डाला, माननीय संचार मंत्री जी से मिले, माननीय संचार मंत्री जी से बैठक की। बैठक करने के बाद निर्णय ये हुआ कि 60-40 क्लॉज को समाप्त किया जाए और 100% पेंशन, डीओटी के एम्प्लॉइज को 100% पेंशन देने का प्रावधान कंसोलिडेटेड फंड से किया गया। 3 हमारे मुद्दे, हमने तीनों को हल किया। चौथा मुद्दा हमारा एजेंडा का पॉइंट था पेंशन कंट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल बेसिक पे। पेंशन कंट्रीब्यूशन एक्चुअल बेसिक पे चलता रहा, आगे तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक चलता रहा, लेकिन ये बहुत पुराना मुद्दा था। तो उसमें ये एक निर्णय हुआ कि भारत सरकार, मेन हमें पैसे से मतलब है ना, तो भारत सरकार ने सपोर्ट करने के एवज में 1,000-2,000 करोड़ रुपया बीएसएनएल को एज ए सपोर्ट के रूप में दे दिया कि आप ने ये कंट्रीब्यूशन किया, इसके एवज में आप लोगों को 2,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आप अपने बीएसएनएल को आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमने जो काम किए, अपना एजेंडा लिया, बिना सपोर्टिंग और मेजोरिटी एसोसिएशन रहते हुए हमने जो काम किए हैं, इन एसोसिएशनों ने 20 और 25 साल में रह करके भी वो काम नहीं किए हैं। ये आपको समझना होगा।
ये अंतर आत्मा से आपको आकलन करना होगा। और उसके बाद यही नहीं, हम लगातार जेई से जेटीओ में जो 7 साल का क्राइटेरिया फिक्स था कि 7 साल के बाद एग्जाम दे सकते हैं, हमने मैनेजमेंट से मिलकर के उसको 5 ईयर का करवाया। उसके बाद एक महत्वपूर्ण इशू था, आईटीपीसी गाजियाबाद को 2015 में 10/2015 और 12/2015 में एक लेटर निकाला गया कि इसको यहां से खाली किया जाए। वहां पर 92 एम्प्लॉइज काम करते थे, 92 एम्प्लॉइज कॉर्पोरेट ऑफिस में आए, इन सभी एसोसिएशनों से बातचीत की, इन सभी एसोसिएशनों ने हाथ खड़े कर दिए। जब हाथ खड़े करने के बाद सभी लोग राजेंद्र सिंह तुसीर, भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के पास आए, तो राजेंद्र सिंह तुसीर ने कहा कि उन लोगों ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, मैनेजमेंट ने ये कह दिया कि ये तो शिफ्ट होगा ही होगा, इसमें ये बोर्ड की मतलब आदेश है। तुसीर जी ने कहा कोई बात नहीं। तुसीर जी माननीय संचार मंत्री जी के पास गए, उन्होंने कहा कि इस प्रकार से अहित किया जा रहा है, इस प्रकार से अहित हो रहा है। तुरंत माननीय मंत्री जी ने एक पत्र मार्च 2016 में आदेश दिए कि ये जो मैंने बोर्ड का आदेश है उसको रद्द किया जाए और ये 92 लोग वहीं पोस्टेड रहेंगे। कितना बड़ा ऐतिहासिक कार्य था, ये पॉलिसी मैटर का काम नहीं था। कौन किसने किया, आज भी वो लोग गवाह हैं। उन लोगों से आप पूछ सकते हो कि क्या भारतीय बीएसएनएल एसोसिएशन ने आपका साथ दिया कि नहीं दिया, जबकि वो हमारे मेंबर नहीं थे। उसके बाद उनमें से 72 लोग मेंबर्स भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन के बने। एक 2016-17 में एक एलटीसी दिया जा रहा था, आप लोगों को याद होगा, एलटीसी दिया जा रहा था। इसमें हमने अपने अधिकारियों के लिए भी एलटीसी की मांग की मैनेजमेंट से। उस समय की तत्कालीन जो माननीय डायरेक्टर एचआर थी, उनसे मुलाकात हुई, उनसे मीटिंग हुई, उनसे बातचीत हुई, तो वो एक सहमति जताई कि हमने एक प्रपोजल दिया कि सबसे पहले 50 से 60 वर्ष के लोगों को आप इस एलटीसी में लेके आइए। आप ये कह रहे हो कि बीएसएनएल की फाइनेंशियल हालत खराब है, तो आप 50 से 60 वर्ष के बीच के लोगों को आप इस क्राइटेरिया में ले आइए एलटीसी में। जब इन लोगों को मिलने लगेगा तो 6 महीने के बाद सभी बीएसएनएल के एम्प्लॉइज के ऊपर ये लागू कर दिया जाए। वो एग्री हो गए। जब एग्री हो गए, इन लोगों को मालूम हुआ कि बीबीओ इस तरीके का प्रस्ताव लेकर के और इस प्रपोजल के ऊपर कार्य कर रही है, इन लोगों ने तुरंत रोड़ा और अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया, और जो कि आप लोगों को नहीं मिला। तो मैं ये कहता हूं कि आप लोग अगर राजनीति करना चाहते हैं तो बीएसएनएल विभाग को छोड़ करके आप मैदान में जाइए और आप अपना राजनीतिक कैरियर आजमाइए, लेकिन बीएसएनएल अधिकारियों के साथ राजनीति मत करिए। और इसी राजनीति के विरोध में उतर करके भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन आई है। हम राजनीति नहीं करते हैं, हम सहयोग करते हैं आप लोगों का। उसके पश्चात एक रोटा कोटा का जेटीओ टू एसडी का प्रमोशन था। वो 2017 में माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उसके ऑर्डर नहीं निकल रहे थे। तो उनमें से कुछ लोग हमारे मेंबर थे, उन लोगों ने हमारे ऊपर प्रेशर लगाया। प्रेशर लगाने के बाद उन लोगों को यह कहा गया कि आप भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन से ये काम करवाइए। हमारे राजेंद्र सिंह तुसीर ने प्रशासन के साथ बैठक की और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में उन्होंने बैठक की, और बैठक में ये निर्णय हुआ कि हाँ, ये प्रमोशन आदेश पारित होने चाहिए। और इसके साथ साथ जब नहीं हो रहा था तो 12/9/2017 को एक संचार मंत्रालय में सेक्रेटरी टेलीकॉम के साथ एक मीटिंग गठित की गई, बैठक गठित की गई राजेंद्र सिंह तुसीर जी के द्वारा। और यही लोग उस कमेटी के मेंबर थे जो लोग जेटीओ टू एसडीओ में रोटा कोटा में प्रभावित थे। जब उन लोगों के सामने जब सेक्रेटरी टेलीकॉम ने कहा कि हाँ, आपका काम होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा जब तुसीर जी आए हैं, तो आप यकीन मानना उसके 7 दिन के अंदर अंदर इन लोगों के पोस्टिंग ऑर्डर, इन लोगों के प्रमोशन ऑर्डर पारित हो चुके थे। यह बीएसएनएल में भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन का कार्य है। उसके पश्चात 2010 और 2012 के बैच के जियोज थे,
उन लोगों को एक मुश्त, मैं उस सभा के अंदर मैं खुद प्रस्तुत था, जब जिस सभा में 2010 और 12 बैच के लोगों की बात हो रही थी, मैं उसमें खुद बैच, क्योंकि मैं खुद 2012 बैच का जेओ हूँ, मैंने खुद उस मीटिंग में भाग लिया और उस मीटिंग में मैंने खुद कहा, प्रशासन को आग्रह किया, अपने तरीके से मैंने आग्रह किया, जिस तरीके से प्रशासन आग्रह चाहता है उनको समझाया, और तुरंत 2010 और 2012 बैच के सभी 2397 लोगों का ऐतिहासिक प्रमोशन हुआ। ये इतिहास में, बीएसएनएल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। क्या इन लोगों ने करवाया? ये समझने और समझाने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ हमने क्या किया, हमने इसी के साथ साथ 2008 और 9 बैच के लोगों का प्रमोशन, जेटीओस का प्रमोशन करवाने की बात की। प्रशासन एग्री हो गया, लेकिन जो कोर्ट केस डला हुआ था, इन लोगों ने उस व्यक्ति से वो कोर्ट केस विड्रॉ नहीं करवाया, और जिसकी वजह से ये लोग प्रभावित हुए, जेटीओस प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के साथ साथ उन लोगों का प्रमोशन 3 साल 4 साल के बाद हुआ। ये है इन लोगों की कार्यप्रणाली, और उसमें भी कई लोगों को वंचित रखा गया प्रमोशन से। ये हम आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। अब आप कहेंगे आपका आगे का एजेंडा क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे 3 प्रमुख एजेंडे के पॉइंट्स हैं। नंबर 1, बीएसएनएल के कर्मचारियों और अधिकारियों को पीआरसी मिलना चाहिए, और वो हम दिलाएंगे, और दिलाने में हम सक्षम हैं। एक बार आप आजमा के देखिए। दूसरा, हमारा जो पॉइंट है पर्क्स एंड अलाउंसेस। पर्क्स एंड अलाउंसेस हमारे कब के चले आ रहे हैं, उनका रिवीजन होना चाहिए। तीसरा मेन और अहम पॉइंट, ये तीनों मुद्दे हम अधिकारियों से जुड़े हुए हैं, इससे बाहर कोई भी मुद्दा नहीं है। तीसरा है सीनियरिटी कम फिटनेस में समय अवधि पर प्रमोशन का होना। पीआरसी अगर मिल जाता है, पर्क्स एंड अलाउंसेस मिल जाते हैं, सीनियरिटी कम फिटनेस में आपको समय पे प्रमोशन मिल जाता है, उसके बाद आप बताइए क्या आपको क्या चाहिए। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, हम लोग इन लोगों की वाहवाही करते हैं, हम लोगों इनको वोट देकर जिताते हैं। जिताने का एक काम मुझे बता दीजिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं किसी भी एसोसिएशन के सर्कल पदाधिकारी और किसी भी एसोसिएशन के महासचिव के साथ आमने सामने बैठ कर बहस करने को तैयार हूं कि अगर एक भी कार्य अगर किया हो आप लोगों के हित में, तो मैं जो आप कहोगे वो मैं करने को तैयार हूं। इनके पास कोई काम करने का तरीका ही नहीं है। ये सोचते हैं कि हम धरना प्रदर्शन करके प्रशासन से ले लेंगे। धरना प्रदर्शन करके देख लिया ना, 6 साल प्रदर्शन किया, 2017 से लेकर और 2022 तक ये धरना प्रदर्शन ही कर रहे हैं। मुझे बताओ क्या मिला? किसी एक व्यक्तिगत का ट्रांसफर पोस्टिंग अगर जो लोग फंसा हुआ उसका करवाया हो तो मुझे बता दीजिए। एक छोटी बात कर रहा हूं मैं, एक ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर रहा हूं। हरियाणा में अगर किया हो तो बता दीजिए। ऑल इंडिया लेवल पे इन्होंने कुछ करवाया हो तो बता दीजिए। हाँ, गलत करवाने में ये करवा सकते हैं। इन्होंने जेटी और जेओ को जरूर करवाया। जो लोग डेपुटेशन पे गए हैं उन लोगों को रिलीव कराइए, उनको 4 साल पूरे हो गए। मुझे बताइए कहाँ का हितैषी का काम है? ये हितैषी का काम है, ये एसोसिएशन के काम है कि जो लोग अपने डेपुटेशन में अपने सर्कलों में बैठे हैं उन लोगों को 4 साल कंप्लीट हो गए, ये कहने के लिए कि भाई इनको आप परमानेंट वहां पर ट्रांसफर कर दीजिए, ये कहा गया। ये कहने की बजाय ये कहा गया कि इनको रिलीव करवा दीजिए। दिल्ली से लेटर लिखवाया गया हर सर्कल के लिए कि जो लोग जेटी और जेओ प्रमोशन डेपुटेशन पे अपने अपने सर्कलों में आए हुए हैं उनको रिलीव किया जाए। ये आपका सहयोग का साथ है। इस तरीके की कार्यप्रणाली आपको चाहिए। इस तरीके के अधिकारियों का हित की बात करेंगे। आप बात करते हो एसोसिएशन की, इस तरीके से एसोसिएशन चलाई जाती है। आप राजनीति करोगे अधिकारियों के साथ। मैं आपको पुनः फिर आग्रह करता हूं, आप इन लोगों से, मैं नहीं कहता हूं बीएसएनएल, भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन से जुड़िए। कभी आप सोचते हो कि ये स्वार्थ में हमारे को कह करके, नहीं। आप आकलन कीजिए।
आप इन सब तथ्यों को आप पढ़े लिखे, आप तथ्यों को समझ करके, बूझ करके आप एक आकलन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण करने के बाद अपना निर्णय लीजिए। अभी मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, जो लोग टीटीए आए थे, डॉट की वैकेंसी पे, डॉट का एडवर्टाइजमेंट था, डॉट की वैकेंसी पे जो लोग टीटीए आए थे, आज जेटीओ बने हुए बैठे हैं, उन लोगों के लिए पेंशन की बात करते हैं। कितने लोगों ने पेंशन की बात करी? और आपको सुनकर हैरानी होगी, आपको देखकर भी हैरानी होगी, इन लोगों ने पत्र किसको लिखा? इन लोगों ने पत्र लिखा बीएसएनएल मैनेजमेंट को। क्या बीएसएनएल मैनेजमेंट ने पेंशन देनी है? और मैंने ये साक्ष्य के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था, पत्र के माध्यम से आप सभी लोगों को अवगत कराया था। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हमने सबसे पहले डीओटी को पत्र लिखा कि इस तरीके से जो वैकेंसी ईयर जो जेई का था, जो डीओटी की वैकेंसी थी, उस पर भर्ती हुई, बीएसएनएल बन गया, इनको पेंशन मिलनी चाहिए, पेंशन के हकदार हैं। और पेंशन के हकदार नहीं, इनको पेंशन मिलना ही चाहिए। तुरंत 1 सप्ताह के अंदर डीओटी ने एक, हमारे लेटर के पश्चात, हमने संचार मंत्री को लेटर, हमारे लेटर के पश्चात डीओटी ने तुरंत एक लेटर बीएसएनएल मैनेजमेंट को लिखा कि आप ये ध्यान रखिए, जो लोग हैं इनका स्पष्टीकरण पूरे पुख्ता सबूत के साथ हमें प्रस्तुत कीजिए। इस प्रकार से काम होता है। काम ये नहीं होता कि अपनी सीट को बचाना, मुझे यहां लगा दो, मुझे यहां लगा दो, मुझे कमीशन चाहिए, मुझे ये चाहिए, भ्रष्टाचार में लिप्त। आज तक जितने ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी, इन लोगों ने, प्रशासन बहुत अच्छा था, मैं फिर पुनः बता रहा हूं, उस समय का प्रशासन भी अच्छा था, आज का प्रशासन भी अच्छा है, लेकिन इन लोगों की मानसिकता दूषित थी। लोग डर के इनके सामने नहीं जाते थे। इस तरीके का खौफ था। मैं उस खौफ में रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, मैं कहीं बाहर से नहीं आया हूं। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को ये समझना होगा। मेरा किसी को मतलब नीचा दिखाना या मुझे किसी अपने आप को ऊपर उठाने के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं। ना झुकाने का शौक है, ना झुकाने का शौक है, ना झुकने का शौक है, ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। मेरे दिल के अंदर एहसास है कि मेरे अधिकारी वर्ग वंचित हैं ऐसी ऐसी सुविधाओं के लिए जो आप लोगों को मिलनी चाहिए थी, जो आपका अधिकार, जो आपका हक है, वो मिलना चाहिए था, लेकिन मिल नहीं रहा है। मैं उसके लिए चिंतित हूं। मैं आपका सहयोगी हूं। मैं यही कहता हूं, आप उठ के आइए। ये लोग वही राजनीति करते हैं कि ये बीएसएनएल कर्मचारी है, ये डीओटी का कर्मचारी है। अरे हैं तो कर्मचारी। ये बीएसएनएल और डीओटी क्या है? दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पेंशन के मुद्दे पे एक बात आई है। मैं ये कहना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान के पीएसयू के अंदर 1/1/2004 से पेंशन लागू हुई थी। ये वही लोग सत्ता में बैठे हुए ना, आज जो राजनीति की बात कर रहे हैं, ये लोग उसके अंदर फाल करते हैं। मुझे बताइए क्या प्रयास किया उन्होंने अपने लिए भी? 1/1/2004 को पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सभी पीएसयू के अंदर, सभी स्टेट के अंदर पेंशन लागू हुई, एनपीएस लागू हुआ। लेकिन बीएसएनएल के अंदर 1 अक्टूबर 2000 से ही पेंशन बंद कर दी गई। क्या किया आप लोगों ने? जब हम इस मुद्दे को उठाएंगे तो उसके बाद कहेंगे ये हमारे एजेंडे का, फ्रंट पेज का एजेंडे का हमारा पॉइंट है और इसको हम कराएंगे। आज तक कहां थे? जब बीबीओ, जिस एजेंडे को बीबीओ लेगा, उस एजेंडे पे तुम काम करना शुरू करोगे। आपका एजेंडा कहां है? कहां? मैं तो ठोक बजा करके कह रहा हूं, मैंने 4 मुद्दे लिए थे, 4 मुद्दों में मैं विजयी रहा हूं। आप मुझे बताइए। हां, अगर आप ये कहते हैं ये 4 मुद्दे हमने कराए, तो आज तक कहां थे? ये 4 मुद्दे तो 2000 से लेकर अब तक चल रहे थे। आप थे कहां? 60/40 क्लॉज 2010 से चल रहा था, आप थे कहां? सुपर निवेशन बेनिफिट का ट्रस्ट 2000 से 1 अक्टूबर 2000 के बाद लागू हो जाना चाहिए था, तुम थे कहां? 2017 में